नमस्कार राजस्थान। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस विषय पर बोला जाए, क्योंकि इस विषय पर 2 वर्षों में इतना ज़्यादा बोला गया है कि मूल बात कहीं पीछे छूट गई है। एक छोटी सी बीमारी आई दुनिया में और उसने इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है कि मुझे लगता है वो वायरस भी भूल गया होगा कि मैं इतना खतरनाक कैसे हो गया। बात एक बीमारी की नहीं है, इस बीमारी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी ज़िंदगी में जिन्होंने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दिया। शायद ही इस धरती पर इस प्रकार की कोई मूर्खता लंबे समय तक रही हो जिसका कोई आधार नहीं हो। बीमारी है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन बीमारियां तो पहले से बहुत सारी हैं। इन्फेक्शियस है, संक्रामक है, तो पहले भी बहुत सारी संक्रामक बीमारियां आई हैं इस धरती पर। और अब जितनी सुविधाएं हमारे पास हैं, जितने साधन हमारे पास हैं, उनको देखते हुए डर कम होना चाहिए। कैंसर जैसी बीमारियों से हम लोग अब लड़ रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं। एक वायरस आ गया दुनिया में, इससे इतनी घबराने की जरूरत क्या है? हमें अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए बजाय डर को फैलाने के। और इन दिनों मैं ज़्यादा इस बात को लेकर डर गया हूं कि जिस प्रकार से मीडिया आधी अधूरी जानकारियों के आधार पर लोगों को डरा रहा है, मुझे लगता है कहीं धीरे धीरे ये फिर वही स्थिति खड़ी ना कर दे जो पहले और दूसरे लॉकडाउन में हुई थी। आगे की जो बर्बादी थी उससे बड़ी मुश्किल से लोग बाहर निकल पा रहे हैं। तो एक नई बर्बादी का खेल ना खेल लें कोई, इसके लिए आज मैंने बोलने का तय किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान और भारत के लोग इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और एक्शन लें। यूरोप में तो शुरू हो गया एक्शन, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। हमें भी सजग रहना होगा और ऐसी ताकतों से बचना होगा जो ताकतें हमारी जिंदगी से खेल रही हैं, जो हमारी जेब से खेल रही हैं, जो हमारी शांति से खेल रही हैं, उनको रोकना होगा। हम लोग सोचते हैं कोई और ये काम कर देगा, तो कोई और करेगा नहीं। हमारी जो उम्मीद रहती है कि हमें कुछ ना करना पड़े, कोई और कुछ कर दे हमारे लिए, ऐसा होता नहीं है। खुद मरे बिना मोक्ष मिलता नहीं है। इसलिए आज इस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। विषय क्या है कि क्या अब कोरोना को लेकर हमको इतना अधिक चिंतित होना चाहिए? क्या फिर से बाजार को, स्कूल को बंद करना चाहिए? मैं कई दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं और वो सारी रिपोर्ट्स अनुमानों पर आधारित है। उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बच्चों जैसे अनुमान, डरावने डरावने अनुमान, जैसे पूरी धरती खत्म हो जाएगी। अब इसको एक प्लेटफॉर्म पर आकर रोकने की आवश्यकता है। सजग समाज को खड़ा होना चाहिए, नहीं तो फिर वही होगा। फिर ये खेल शुरू होगा, 3-4 महीने तक चलेगा और हम सब की जिंदगियां अव्यवस्थित हो जाएंगी। उसको रोकने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि विषय क्या है। विषय यही है कि क्या कोरोना की एक लहर और आ सकती है, यह विषय। और मैं आपको बता रहा हूं आधिकारिक तौर पर, एक MBBS होने के नाते, जिसने वो किताबें पढ़ी हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इसके बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा कि बीमारी क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बीमारी क्या है, ये कितनी घातक है और हमको किस प्रकार से इस बीमारी से बचना चाहिए और किस प्रकार से तथ्यों को सामने रखना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में आप समझ लीजिए। इस पर मत जाइए व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी क्या कह रही है,
मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं जो मेडिकल कॉलेज के 5 किलोमीटर आसपास से नहीं गुजरे। दोस्तों, ये बीमारी है वायरस की। खूब सारी बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती है। हमारे मानव शरीर के आदी हो चुके वायरसों की एक लंबी लिस्ट है जो मेडिसिन में पढ़ाई जाती है और जिसके बारे में खूब सारे शोध होते हैं कि इनसे कैसे डील किया जाए। ऐसा ही एक नया वायरस आया है, कोरोना वायरस। यह वायरस मानव शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, मानव शरीर के लिए बिल्कुल नया है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो आज की तारीख में जानवरों को अफेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों को अफेक्ट करते हैं, लेकिन मानव शरीर को बिल्कुल प्रभावित नहीं करते। उनकी अलग अलग तासीर होती है। जैसे कई वायरस जो पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं, उनके हम हाथ लगा लें और वो हाथ हमारे मुंह में चला जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है। इसका मतलब ये कि वो वायरस पेड़ पौधों का आदी हो चुका है। ऐसे कई वायरस हैं जो गाय भैंस में होते हैं। हम उन गाय भैंस के हाथ पैर धो लें, वहाँ पर वायरस है और वो हमारे मुंह में चला जाए हाथ, तो हमको उस वायरस से बीमारी नहीं होती है। ऐसे कई वायरस हैं जो हमारे अंदर होते हैं, जिससे मान लीजिए हमको जुकाम होता है, ये वायरस से होता है, और हम जोर से खांस दें और पास में कोई पेड़ पौधा है, उसको उस वायरस से कोई असर नहीं होगा। ऐसे अलग अलग तरह के वायरस हैं। अब ये वायरस नया आया है। क्या होता है, कई बार ये जो वायरस हैं इनकी प्रकृति बदल जाती है, इनकी शेप थोड़ी सी बदल जाती है। ये अचानक से कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, होते आए। 2009 से 15 के बीच में स्वाइन फ्लू आया था, वो सुअर से आया था। ऐसे ही कहते हैं कि चमगादड़ से आया। तो वायरस था चमगादड़ का, थोड़ा सा रूप बदल गया तो इंसान में असर करने लग गया, और जब इंसान में आ गया तो ये पूरी धरती के इंसानों में फैलेगा। इसका एक स्वभाव होता है, इसकी अलग एक विज्ञान होती है। पूरा MBBS में एक विषय होता है जिसमें इस तरह की पढ़ाइयाँ होती है कि इन बीमारियों का कोर्स कैसे होता है, ये कैसे फैलती हैं, इनको कैसे रोका जाए, पूरा उसका कोर्स होता है, पढ़ाते हैं। तो जब भी कोई नई बीमारी मानव शरीर में आती है तो अलग अलग मानव में जाती है। जो भी हमारे अंदर बीमारियां वो धीरे धीरे ऐसे ही फैली है। एक मानव में आई, दूसरे में गई, तीसरे में गई, और जब तक ये सारे लोगों में फैल नहीं जाती है तब तक स्टेबल नहीं होती है, संक्रामक होती है, और बाद में फिर ये मानव शरीर की आदी हो जाती है, यही रहने वाली है। जैसे कोरोना अब कहीं जाने वाला है नहीं, ये दूसरी जैसी बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफॉइड है, जिस तरह की बीमारियां उस तरह की बीमारी बन के रह जाएगी और ये यहीं पर रहेगा। तो ये एक नया वायरस आ गया है। जैसे पहले स्वाइन फ्लू आया था, ऐसे ये कोरोना का फ्लू आ गया है। फ्लू है, हमारे सांस वाले सिस्टम पर असर करता है, गले और नाक से होता हुआ फेफड़े तक जाता है, उस पर असर करता है। अब इसका सामान्य विज्ञान आपको जानना चाहिए कि आखिर ये वायरस शरीर को कैसे प्रभावित करता है। इसको समझ लें। सबसे बेसिक चीज ये समझ लें जो इसके बारे में लिखी गई आधिकारिक रूप से, जो बेचारा WHO ने खूब बार लिखी। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी संस्था ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने कई बार लिखी, लेकिन उन वैज्ञानिक बातों को झुठलाते हुए राजनेताओं ने, अफसरों ने, मीडिया के लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया, और जितनी घातक बीमारी नहीं थी उससे ज्यादा घातक बना दिया उसको। इस तरह के मजाक मानवता के लिए अच्छे नहीं है। तो ये वायरस शरीर में जब जाता है हमारे, तो इसके 90% चांस है कि हमारे अंदर कोई भी लक्षण नहीं आएगा। शरीर के अंदर जाएगा। ये कहां से जाएगा? 3 तरह से जाएगा। मुंह से जाएगा, नाक से जाएगा, आंख से जाएगा, यहां से घुसेगा शरीर में, और कहीं से नहीं जाएगा, चमड़ी से नहीं जाएगा, तो यहां से घुसेगा और गले में अटकेगा। 90% चांस यह है कि इसका कोई भी असर शरीर पे नहीं होगा। हमारे अंदर जाएगा, शरीर लड़ेगा, इसको खत्म कर देगा, इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा, और शरीर पे कोई असर नहीं होगा। ना खांसी होगी, ना बुखार आएगा, कुछ भी नहीं होगा। पता ही नहीं लगेगा हमारे शरीर में कब आके चला गया। 90% तो ये।
ये तो है वैज्ञानिक बात। अब ये जो कई बार हल्ला मचाते हैं संक्रमित हो गया, संक्रमित हो गया, संक्रमित होने का मतलब बीमारी नहीं है। कोरोना का इन्फेक्शन होने का मतलब बीमारी नहीं है। शरीर में कोई चीज चली गई, जब तक उसके लक्षण प्रकट नहीं होते जब तक बीमारी नहीं हो, डिजीज नहीं है। अब मुझे जैसे कोरोना हो गया लेकिन मुझे बुखार खांसी कुछ भी नहीं है, भले ही मेरे उसमें ब्लड में पॉजिटिव आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। लक्षण नहीं आए तब तक कोई मतलब नहीं है। 90% में लक्षण आएंगे नहीं, तो सोचो कितना आराम है। आप सोचो अगर आधे लोगों में भी लक्षण आते हो 50% में, हम इसको घातक कह सकते हैं, महामारी कह सकते हैं, जैसा एक हिंदी शब्द गलत तरीके से लोग लेकर आ गए हैं बाजार में। पैंडेमिक का नाम है वैश्विक बीमारी, पैंडेमिक का नाम है महामारी, पता नहीं कहां से लेकर आ गए। महामारी वो होती है जिसको हो गई मरना तय है, ये तो ऐसी बीमारी नहीं है। 90% को कुछ नहीं होगा, 10% लोग हैं, 10% लोगों में लक्षण प्रकट होंगे, उनमें भी 9% और निकाल दीजिए आप जिनको सीरियस लक्षण नहीं होंगे, खांसी आएगी, बुखार आएगा और 5-7 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। 1% लोगों का चांस रहता है कि उनको ये बीमारी थोड़ा सा गंभीर रूप ले लेती है, उनमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जिनको पहले से बीमारियां हैं, अलग अलग तरह से जो लोग कमजोर पड़ गए हैं, उनके अंदर संभावना है कि बीमारी सीरियस रूप ले सकती है। जिनको पहले से डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, और कोई सीरियस बीमारी है, कैंसर है, गुर्दे खराब हैं, उनको सीरियस हो सकती है। और सिंपल जो डॉक्टर्स हैं हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, अगर ठीक से मॉनिटर करें इसको तो इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। सांस की बीमारी बहुत कम चांसेज होती है, जब सांस की बीमारी बनती है उस समय हमको सुविधा रखने की जरूरत है। अगर किसी को ऐसी जरूरत पड़े तो सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था रखनी जरूरी होती है। यह सरकार को करना चाहिए, अभी से करना चाहिए। हर साल ऐसा काम पड़ेगा। स्वाइन फ्लू 2009 में आया था, 2015 में भारत में पहुंचा था। हर साल जैसे ही मौसम बदलेगा ये वायरस आएगा, लेकिन अब हमारे शरीर इसके आदी हो चुके हैं। हमारे लगभग सब लोगों के शरीर आदी हो चुके हैं। हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बार बार ये कह रही है कि हमारे यहाँ के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी, यानी 2/3 से अधिक लोगों में वायरस जा चुका है, यात्रा कर चुका है, इसलिए उनमें नेचुरल प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। इसलिए ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लहरें चलती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लहरें चलती रहेंगी। अब यूरोप में कह रहे हैं चौथी लहर आ गई है, हम अभी की दूसरी को लेकर अटके पड़े हैं, अब तीसरी की संभावना है। ये लहर क्या होती है? हर साल आएगी। ये तो जुकाम की हर साल लहर आती है ना। आप लहरें गिनते रहोगे, जुकाम भारत में कब आया, तो ये कौन सी 57वीं लहर है, 58वीं लहर है। अवैज्ञानिक तरीके से बातें करना कितना घातक हो सकता है, इस कोरोना ने दिखाया। और किनको बोलना चाहिए इसके बारे में? बोलना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, जो ये पर्टिकुलर विषय को संभालते हैं, उनको टीवी के सामने, अखबार में बोलना चाहिए। उनके अलावा किसी को नहीं बोलना चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदारान हो जाता है जब आपका नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है आपका और आप बोल देते हैं उसके बारे में, तो आप समाज का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए उसके बारे में। बोलने वाले बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं। अब इस पे इंजीनियर्स बोलेंगे, अब ऐसे लोग बोलेंगे जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ऐसे लोग पढ़ेंगे जिन्होंने किसी तरह की कोई स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ी है, या मान लो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इस पे बोलेंगे। उनको नहीं बोलना चाहिए इसके ऊपर। या कोई राजनेता बोलेंगे हम रोकने वाले, हम ये करने वाले। तुम कौन होते हो, कौन बोलने वाले होते हो? उनको नहीं बोलना चाहिए। तो अब इसका जो समय है तो 2-3 साल में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सामान्य बीमारी की तरह रहेगी, समाज में आ गई है तो रहेगी। और ये आखिरी बीमारी नहीं है, ऐसी और बीमारियां भी आएंगी। हमारी धीरे धीरे प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो रही है कि नई नई बीमारियां और आएंगी समाज में, और हर बार उन बीमारियों के लिए लॉकडाउन हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह का तमाशा नहीं कर पाएंगे जैसा हमने कर लिया इसके लिए वैश्विक मूर्खता के चक्कर में। अभी एक सज्जन पूछ रहे थे वेरिएंट क्या होते हैं। देखिए, जब ये कोई भी वायरस आएगा, ये कई साल तक शरीर के अंदर घूमेगा हमारे, और जैसे घूमेगा इसकी शेप बदलती रहेगी। हमारे शरीर में जैसे घूमेगा, मेरे शरीर में आया, आपके शरीर में गया, फिर अगले शरीर में गया, घूमेगा, तो इसकी जो शेप है बदलती रहेगी, इसका स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। उसको ये वेरिएंट बोलते हैं। तो कई सारे वेरिएंट आएंगे, अभी कई सारे वेरिएंट इसमें आते रहेंगे। अब इसको बड़ा बड़ा नाम देते हैं, बीच में इन्होंने हल्ला मचाया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, वो इससे ज्यादा खतरनाक है। आया तो नहीं, भारत में हम लोग रह रहे हैं, कहां गया वो?
अब एक नया निकाल लिया उन्होंने, अफ्रीका में आ गया। और भाई सारे देशों में अलग अलग तरह के वेरिएंट आएंगे, इसीलिए इसका जो परमानेंट वैक्सीन है उसको बनने में टाइम लगता है। ये जो वैक्सीन बनाया गया है ये टेम्परेरी इलाज है, छोटा सा इलाज, ये परमानेंट वैक्सीन नहीं है। परमानेंट वैक्सीन बनने में कई साल लगते हैं। वो वायरस खेलता रहता है, अपनी शेप चेंज करता रहता है, आखिर में लगता है अब ये शेप चेंज नहीं कर रहा है, उस समय फिर फाइनल वाला वैक्सीन बनता है। अभी तो ये संभावनाओं के आधार पर एक टेम्परेरी जुगाड़ बनाया गया है, जिसको आप वैक्सीन कहते हैं, वो जुगाड़ है, बना दिया है, कुछ सहारा मिल गया, बीमारी ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। और भारत में लगभग वैक्सीनेशन हो गया है, अच्छा एफर्ट हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन वैक्सीन गारंटी तो है नहीं कि वैक्सीन लगा लिया इसके बाद में आपको कोरोना नहीं होगा, वरना तो उसके बाद में भी हो जाएगा। यह है कि आपका शरीर उसका आदी हो गया है, बजाय उसके कि आप प्राकृतिक रूप से उसके आदी हो, कृत्रिम रूप से आपको उसका आदी कर दिया गया है। एक और खास बात बच्चों वाली, जो सबसे ज़्यादा मुझे पीड़ा देती है। देखिए, आपने इतने साल से, 2 साल से देखा कोरोना को, आपने अपने आसपास किसी बच्चे को कोरोना से तड़पते हुए देखा है? किसी की सांस फूलते हुए देखा है? ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन आपने आसपास कई बच्चों की मौत होते हुए देखी है? नहीं होता है, क्योंकि किताब में ये लिखा है, मेडिकल साइंस की किताब में ये लिखा है कि ये बीमारी बच्चों को बहुत कम प्रभावित करती है। इसके बावजूद भी आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर लोग डरा रहे हैं, अगला वेरिएंट आएगा वो बच्चों में घातक होगा, जैसे बच्चों के लिए अलग से बन के आएगा। कितनी गैर जिम्मेदार बात इस देश में कह दी गई ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मेडिकल का MEDICAL पता नहीं है। अगला वेरिएंट आएगा उसका असर होगा बच्चों पे, तीसरी लहर आएगी उसका असर होगा बच्चों पे। कहां से लिख के लाए? कौन सी संस्था ने कहा? और हमने तो पिछली बार भी पूछा था इनको, आप ये बताओ कौन सी संस्था ये कह रही है? भारत की प्रमाणिक संस्था का नाम बताओ। WHO से पूछो, WHO प्रमाणिक संस्था विश्व की, हमारे यहां की ICMR है, वो तो नहीं कह रहे। कब तक ये खेल खेलोगे? स्कूलें बंद कर दिया आपने इस चक्कर में, अभी भी डरा रहे स्कूलों में मत खोलो, बच्चों में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? बच्चों में इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। संक्रमित होने का मतलब और बीमार होने का मतलब समझते हो? संक्रमित होने का मतलब मेरे शरीर में है कोरोना वायरस, मैं बीमार नहीं हूं। मैंने आपको बताया 90% को कुछ नहीं होता, और बच्चों में तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप बच्चों के नाम से डराओगे तो पेरेंट्स डर जाते बेचारे। खुद का डर नहीं लगता, बच्चों का डर लगता है कि मेरे बच्चे को नहीं हो जाए कुछ, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाए। और उस डर के नाम से आपने पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया, भविष्य खराब कर दिया। और ये जो समय ना 2 साल जो बच्चों के खराब हुए, ये जिंदगी भर उनको परेशान करेगा, खासकर छोटे बच्चों को। यूनिसेफ जो विश्व की संस्था है, प्रमाणिक संस्था जो बच्चों का ख्याल रखती है, उसने ये बोला है, आप गूगल पे सर्च कर लो, उसने ये बोला कि सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को खोलना चाहिए, सबसे पहले प्राइमरी स्कूल को खोलना चाहिए, क्योंकि उन पर सबसे कम असर होता है। और आप सबसे लास्ट में खोल रहे हो इसको, छोटे बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे। क्यों कहता है यूनिसेफ? इतनी गैर जिम्मेदार बात यूनिसेफ कह सकता है? जर्मनी में ये हो गया, वहां ये हो गया, वहां ये चल रहा है, वहां की स्थिति अलग है, वहां की इम्यूनिटी कम है। कई जगह उन्होंने पहले से लॉकडाउन लगा दिया, इसलिए उनमें इम्यूनिटी आई नहीं, तो वहां केस आ रहे हैं। हमारे भारत की जनता घुलने मिलने वाली जनता है, खूब मेले वेले शादी ब्याह हो चुके, मिल मिला गई, और हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। ये मैंने पहले दिन कहा था, जब ये कोरोना आया था तब बोला था, डरने की जरूरत नहीं है, इलाज की व्यवस्था रखो, कोई सीरियस पेशेंट है उसका ध्यान रखो बस। वो तो कर नहीं रहे, और पिछली दूसरी लेयर में सिलेंडर नहीं मिल रहे, हल्ला मचा के पूरे देश को तबाह कर दिया, पूरा व्यापार तबाह कर दिया, लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। अब जिनको फुल फ्लेज तनख्वाह मिलती है, जिनकी तनख्वाह कटी नहीं, या जो नेता जिनकी तनख्वाह कटती नहीं, उनके आराम कम होते नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? फर्क किनको पड़ता है? जो स्कूल चलाते हैं उनको फर्क पड़ता है, जो दुकान लेके बैठा उसको फर्क पड़ता है, जो बाहर मजदूरी करता है उसको फर्क पड़ता है। तो बच्चों में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रमाणिक संस्थाएं ये कह रही है। अब ये मीडिया तय नहीं करेगा, या तो मीडिया अपने पैनल के ऊपर बिठाए
वरिष्ठ जो लोग हैं, जो इस चीज़ के जानकार हैं, हर किसी को नहीं, आप हर किसी डॉक्टर का नाम लेके चिपका देते हो। ये अलग विषय है, जैसे दांत का विषय अलग है, आंख का विषय अलग है, हार्ट का विषय अलग है, इस तरह से इन बीमारियों का अलग विषय है। कम्युनिकेबल डिजीजेज का अलग विषय है, उसका नाम है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। विषय उसके जानकार हैं, मेडिकल कॉलेज में उसका प्रोफेसर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनको लाके बिठाओ यार, उनसे पूछो। जैसे आंखों की कोई बीमारी आ गई तो क्या करोगे आप? आंखों के डॉक्टरों को बिठाओगे, या उसके बारे में मीडिया लिखेगा हम आंखों के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हमने व्हाट्सएप पे पढ़ रखा है, गूगल कर रखा है। ऐसा थोड़ी होता है। उनको बुलाओ, उनसे पूछो, इंटेलिजेंट डिस्कशन कराओ आराम से। वो कहते हैं फिर मान लेंगे। वो अगर आके कह देते हैं नहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है, मान लेंगे। वो तो बेचारे बोल नहीं रहे और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं, और यहाँ दूसरे प्रतिनिधि बन रहे हैं, हम बता दें बीमारी के बारे में। आप कैसे बता सकते हैं? जो आगे हैं साथी, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको शेयर कर लें, क्योंकि जन जन से जुड़ी जानकारी ये सब तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग शेयर कर लें इसको। ये बीमारी कैसे फैलती है मैं आपको बताऊं। केवल आपको अपनी उंगलियों का ध्यान रखना है, आपको अपनी उंगलियों का ध्यान रखना है। काना, ये जो डेंगू है बिना मच्छर के नहीं होता है, गलत जानकारी मत फैलाओ मिस्टर काना राजोरा। बिना मच्छर के काटे डेंगू नहीं फैलता है। ऐसे नहीं कहा आगे अंदर घुस गया मेरे मुंह में और डेंगू हो गया, ऐसे नहीं होता है। उसको तो ब्लड में जाना होता है, उसके साथ पहुंचता नहीं। जैसे कोरोना का मैं बता रहा हूं आपको कि आपकी उंगलियां अगर अंदर यहाँ मुंह में जाएगी, नाक में जाएगी, आंख में जाएगी, इसके थ्रू फैलेगा। अगर आप अपने हाथों को साफ करते रहते हैं तो बहुत कम चांस है कि आपको कोरोना होगा। हाथ साफ करना, खाना खाने से पहले, कोई भी आप पानी पिए, कुछ भी करें, जब आपको चांसेस हैं कि आपकी उंगली यहाँ टच हो सकती है। हालांकि भारत में बहुत असंभव है, भारत में जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह से भारत का कामकाज है, कारोबार है, तो वहां पर मुश्किल है कि हम इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस रख पाएं। आप शहर में बात कर सकते हैं, मेट्रो में ये बातें कर सकते हैं, लेकिन आप गांव में जाकर स्थिति देखिए, कैसी जिंदगी उनकी। वहां पर ये सारी चीज़ें संभव नहीं है। फिर भी जिनको लगता है कि मैं बचूं, उनको अपने हाथ वाथ धो लेने चाहिए, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, बचाव हो जाएगा उससे। अब क्या करना चाहिए? राजस्थान सरकार को क्या करना चाहिए? स्कूल बंद नहीं करने हैं। आप चुनाव करवा रहे हो ना आराम से, उससे नहीं फैलता ना कोरोना, स्कूल से भी नहीं फैलेगा। आपके सम्मेलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हो, जिंदाबाद कर रहे हो, उससे नहीं हो रहा है। स्कूल के पीछे मत पड़ो, स्कूल को बख्श दो और बाजार को बख्श दो, फिर आप चाहे जो तमाशा करो। अलग अलग तरह के वेरिएंट आएंगे। कोई अफ्रीका से आएगा तो उसमें अलग तरह का कोरोना मिलेगा, कोई जापान से आएगा उसमें अलग तरह का कोरोना मिलेगा, मिलता रहेगा। लेकिन हमारे शरीरों पे इसका असर हो चुका है जितना होना है, अब ज़्यादा असर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो डेढ़ ज्ञान है ना, डेढ़ होशियारी का ज्ञान है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब क्या करना चाहिए हमको? राजस्थान सरकार को ये करना चाहिए कि अपने गांव के अस्पताल से लेके और जयपुर के अस्पताल तक अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये जब लहर आती है, जब तो बहुत रोना रोते हैं, हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगा लिए, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। और जब वो चली जाती है उसके बाद सो जाते हैं। अब हो सकता है वो सारे प्लांट चल नहीं रहे हो, बंद पड़े हो, जंग आ गया होगा। उन सारे प्लांट्स को ठीक से व्यवस्थित कर लें। कभी भी जरूरत पड़े तो वो एकदम ताज़ा हालत में रहे। आपकी एम्बुलेंसेज परफेक्ट स्थिति में होनी चाहिए। डॉक्टरों के अंदर आप सर्कुलेशन फैला दो सबके अंदर कि अगर आपके सामने इस तरह का मरीज आता है तो डरने की आवश्यकता नहीं, आप इस तरह से उसका इलाज करिए। और क्या इलाज है इसका? बहुत सस्ता सा इलाज है। आपको बुखार डाउन रखना है, बस पानी की कमी नहीं रखनी, जैसे डेंगू में रखना है। और क्या इलाज है इसका? वो दुनिया भर की जो फर्जी दवाइयां आई थी, 50,000 के इंजेक्शन, और वो उनका क्या मतलब था? केवल लूट मार का धंधा था। ये 50,000 का इंजेक्शन आता है, इतने हजार का इंजेक्शन आता है, खूब डराया लोगों को, खूब उनको लूटा, अब उसको बंद कर दो।
और राजस्थान सरकार का स्वास्थ्य विभाग इसके इलाज का सिंपल लाइन लिख के और नीचे तक भेज दे, नीचे तक भेज दे लिख के कि भाई इसका इलाज में ये चलाना है, सब डॉक्टर्स को ये करना है, बस उससे काम हो जाएगा। इतना ही करना है। अपने स्वास्थ्य सेवाओं का जो सिस्टम है, चिकित्सा सेवा का सिस्टम, उसको परफेक्ट करना बस, उससे काम चल जाएगा और कुछ नहीं करना। और ये डराने करने का काम करेंगे तो मित्रों, हम सबको सजग रहना, समाज के लोगों को सजग रहना कि अब हम लोग वो स्थिति वापस नहीं आने देंगे। अगर हमने चुपचाप सहन कर लिया, क्या करें? मीडिया ने तय किया, सरकार ने तय किया। हमारी जिंदगी के बारे में इस तरह का तय करने वाले वो कौन होते हैं? हमारी जिंदगी के बारे में कौन तय करेंगे? डॉक्टर्स, इस विषय के विशेषज्ञ, वो तय करें। वो अगर कह देंगे कि हम इस निर्णय पे पहुंचे, हमें उस निर्णय को मान लेना चाहिए। मेडिकल कॉलेज है, 8-10 मेडिकल कॉलेज हैं, उनके सबके प्रोफेसर हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए जो इस विषय को जानती है, और वो बैठ के और निर्णय करें, हम उस निर्णय को मान लेंगे। बाकी किसी व्यक्ति का निर्णय मानना समाज के लिए ठीक नहीं है, घातक है। मैं समझता हूं आप लोग सजग रहेंगे और इस बार वो चीज ना होने देंगे जो पहले हो चुकी है। गलती एक बार करें, उसको दोहराएं तो मूर्खता कहलाती है। दोहराने की स्थिति आने नहीं देनी है। हम बार बार आपको सजग करते रहेंगे, बार बार सजग करते रहेंगे, फैक्ट्स के साथ आपको हमारा साथ देना और बच्चों के जीवन को खराब होने से बचाना। थैंक यू।